हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम करने वाले हैं इस वीक के यानी कि 29 जून से लेके 5 जुलाई तक की सारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और इसमें आपको टोटल 35 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। और आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और आपने देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हर क्वेश्चन के बाद में आंसर बताने से पहले आपको थोड़ा टाइम दूंगी कि ताकि आप अपना आंसर गेस कर सके कि कौन सा आंसर करेक्ट है। और लास्ट में आपको मुझे कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर आए। और एक चीज आपको और बता दूं कि अगर आप जून की अगर आपको मंथली करंट अफेयर चाहिए तो उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, जाके प्लीज उसे चैनल पर देखें। और अगर अभी तक आपने बोधिनस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट जाके बोधिनस को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपको डेली एक शॉर्ट मिलता है 5 बजे का करंट अफेयर से रिलेटेड, और वीकली आपकी एक वीडियो अपलोड होती है एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि आपके सारे एग्जाम्स, फिर आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम दो, पीसीएस का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो, बैंक का एग्जाम दो, सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके करंट अफेयर्स। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला प्रश्न है, सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर भारत सरकार द्वारा किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो भारत सरकार ने मोबाइल ऐप कौन सा लॉन्च किया है। ऑप्शन दिए हैं आपको, डाटा सेवा, गो आई स्टेट, सी भारत स्टेट, डी है आपका एनएसएस मोबाइल। तो इसका करेक्ट आंसर है गो आई स्टेट। अगला क्वेश्चन है, भारत में 29 जून 2025 को मनाए गए 19वें सांख्यिकी दिवस की थीम क्या थी। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 19th स्टैटिक्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन 29 जून 2025। ऑप्शन दिए गए आपको, सांख्यिकी और सतत विकास, जनगणना और योजना निर्माण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष, या भारत @2047 डेटा का योगदान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। तो ये जो दिवस है आपका, यानी कि जो स्टैटिस्टिक डे बनाते हैं हम, ये हम मनाते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर, यानी कि इस दिन उनका जन्म हुआ था, तो उन्हीं के सम्मान में हम ये डे बनाते हैं। आपका कौन सा, 19 सांख्यिकी दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वर्ष 2025 में जोहान्सबर्ग में आयोजित नवी संयुक्त रक्षा समिति बैठक में किस क्षेत्र में 2 समझौते हुए। ड्यूरिंग द 9th India South Africa Joint Defense Committee meeting held in Johannesburg in 2025, 2 agreement were signed in which domain? ऑप्शन दिए गए आपको, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबमरीन कॉर्पोरेशन और साइबर सिक्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पनडुब्बी सहयोग, यानी कि सबमरीन कॉर्पोरेशन। ये जो समझौता है, ये समझौता हुआ था आपका 23-24 जून को, और इस समझौते पर दोनों देशों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि वो क्या करेंगे, समुद्री पनडुब्बियों का एक साथ निर्माण करेंगे और उनको कैसे रख रखाव रखना है, यानी कि उनको कैसे आपको मेंटेन रखना है, उस पर एक दूसरे को सहयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत दक्षिण अफ्रीका के रक्षा संबंधों की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष एक रक्षा उपकरण एमओयू के माध्यम से हुई थी। The formal defense cooperation between India and South Africa began in which year through an MOU on defense equipment? ऑप्शन दिए गए आपको 2000, 1996, 2005 और 1990। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1990। अगला क्वेश्चन है, ICAR-IISR द्वारा हाल ही में विकसित किया गया जैव कीटनाशक किस प्रमुख कीट को नियंत्रित करने के लिए है जो इलायची की फसल को प्रभावित करता है। तो इस ऑप्शन दिए गए आपको, इलायची बोरर, इलायची थ्रिप्स, इलायची विविल और इलायची माइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इलायची थ्रिप्स, या इलायची को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कार्डमम। तो कार्डमम थ्रिप्स। देखो ये जो आपका कीड़ा है जिसका नाम क्या है, इलायची थ्रिप्स या कार्डमम थ्रिप्स हम जिसे कह रहे हैं, ये क्या होता है, ये छोटे छोटे इसके पंख होते हैं और बहुत ही पतला होता है आकार में, और ये क्या करता है कि इलायची की जो फलियां होती है उसे सिकोड़ देता है। और इससे क्या होगा, जब वो सिकुड़ जाएगी फली तो वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होती। अब इलायची की जो फली है वो पूरी तरीके से विकसित ही नहीं होगी, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ता है, डायरेक्ट आपके उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा कि जो आपका प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ICAR-IISR द्वारा इलायची थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के जैविक एजेंट का उपयोग किया गया। विच टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट वॉज यूज्ड बाय ICAR-IISR टू कंट्रोल कार्डमम थ्रिप्स। ऑप्शन दिए गए आपको, बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड, हर्बल एक्सट्रैक्ट, एंटोमोपैथोजेनिक फंगस, या परजीवी ततैया या पैरासाइट वास्प बोलते हैं ततैया को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंटोपैथोजेनिक कवक, ठीक है, या एंटोपैथोजेनिक फंगस।
अब देखो ये जो ICAR है, ICAR की फुल फॉर्म क्या होगी, इसकी आपको पता भी होगी। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, अब जो आपका ये ICAR है, ICAR की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। ठीक है, कई बार आपसे ये स्टैट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली में। अब वहीं आपको IISR भी दिख रहा है, तो IISR की फुल फॉर्म क्या है, IISR इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और IISR को नियंत्रण कौन करता है, आपका ICAR करता है। ठीक है, ये इसको रेगुलेट करने का काम करता है कौन, ICAR। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अनुसंधान संस्थान ने क्रिस्पर DCAS9 आधारित एक ऐसा आणविक उपकरण विकसित किया है जो पौधों को तापीय तनाव और रोगाणुओं से बचाव में सहायक होता है। रिसेंटली विच इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ क्रिस्पर DCAS9 based molecular tool that enhance plant resistance against heat, stress and pathogen attacks। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, यहाँ पर आपको IISSC बेंगलुरु, बोस संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बोस संस्थान। अगर हम बोस संस्थान की बात करें तो बोस संस्थान की स्थापना हुई है आपकी कोलकाता में, यानी कि ये जो बोस इंस्टीट्यूट है ये कोलकाता में है और इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। और इसके संस्थापक थे द फेमस साइंटिस्ट आचार्य जगदीश चंद्र बसु। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। अब देखो आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो थे, इन्होंने ही बताया था कि प्लांट्स में क्या होता है, जीवन होता है। और इसके लिए इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम का उपकरण भी बनाया था। ठीक है, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि पौधों में भी जीवन होता है। तो ये किसने बताया कि पौधों में भी जीवन होता है, और वो भी जो सेंसेस होती है उनकी भी सेंसेस क्या होती है, एक्टिव होती है। और वो भी किसी भी स्टिमुलस को क्या करते हैं, स्टिमुलस को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो ये कैस्कोग्राफ नाम का एक उपकरण बनाया था। किसने बनाया था, आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था। और आचार्य जगदीश चंद्र बोस को ही फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में मॉडर्न साइंस के फादर किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर भी आपका क्या है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांड ने यह स्वीकार किया कि उसके पुरुषों के जूतों की डिजाइन पारंपरिक भारतीय फुटवेयर कोल्हापुरी चप्पल से प्रेरित है। रिसेंटली विच इंटरनेशनल फैशन ब्रांड एक्नॉलेज्ड दैट इट्स मैन फुटवेयर डिजाइन वाज इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल इंडियन कोल्हापुरी चप्पल। ऑप्शन दिए गए हैं गुची, लुई विटॉन, पराडा और बैलेंसियागा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पराडा। ठीक है, देखो हुआ क्या कि पराडा का आपका फैशन, जब पराडा का आपका वो आया, पराडा ने जब अपने ये चप्पल लॉन्च करे जो कि बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कोल्हापुरी चप्पल ही है या उनसे इंस्पायर्ड है, और पराडा ने बोला कि ये तो उसका डिजाइन है। लेकिन जब कोल्हापुर के जो आपके जितने भी कारीगर है उन्होंने क्या करा, इसके खिलाफ आवाज उठाई, पेटिशन जारी करी कि भाई आप इसे कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग मिला है। और जिसे भी GI टैग मिलता है वो उनकी संपत्ति होती है, जहां जिस एरिया के लोगों को उस चीज के लिए GI टैग मिला होता है। ठीक है, जिस एरिया को मिला होता है। तो कोल्हापुरी चप्पल जो है ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सतारा और सोलापुर जैसे जिलों में हाथ से बनाई जाती है। और इसे GI टैग मिला था 2019 में। और इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक के टोटल मिलाकर 8 जिले आते हैं जिनको GI टैग मिला। और वही क्या कर सकते हैं, कोल्हापुरी चप्पल बनाते हैं, वहीं की फेमस होती है। अगर कोई इस डिजाइन से इंस्पायर होता है तो उसको उनसे क्या करना पड़ेगा, पहले पूछना पड़ेगा, जो भी है उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। और ये 12वीं 13वीं शताब्दी से कोल्हापुरी चप्पलें वहां बनाई जा रही हैं। और पहले ये सिर्फ जो राजघराने के लोग होते थे, यानी कि जो राजा महाराजा होते थे, उनके लिए बनाई जाती थी। और ये गाय, भैंस, बकरी की चमड़ी से बनाई जाती है और कंप्लीटली हैंडमेड होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कील या केमिकल नहीं लगाई जाती। अगला क्वेश्चन है, भारत में GI टैग को किस अधिनियम के तहत कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। ऑप्शन दिए गए आपको, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, GI ऑफ गुड्स एक्ट 1999, पेटेंट अधिनियम 1970, कॉपीराइट अधिनियम 1957। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, GI ऑफ गुड्स एक्ट 1999। तो थोड़ा सा गैसेबल भी था क्योंकि GI टैग है तो GI ऑफ गुड्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि भारत में जो पहला GI टैग मिला वो मिला था आपकी दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग की जो दार्जिलिंग चाय है उसे GI टैग मिला था सबसे पहले भारत में, और ये मिला था 2003
2004 में। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से बोनट मकाक की जनसंख्या नियंत्रण हेतु बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान का विचार किया है? Recently, which Indian state is considering a large-scale sterilization program to control the population of bonnet macaque and reduce human-wildlife conflict? ऑप्शन दिए गए आपको कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका केरल। ठीक है, तो केरल में ये जो बोनट मकाक है, ये आपकी जो बंदर होते हैं उसी की एक प्रजाति है और ये मुख्य रूप से आपके जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाई जाती है। तो अक्सर क्या हो रहा है कि ये भोजन के लिए, मानव की भोजन के लिए उन जगहों पर जाने लगे जहां पे मनुष्य रहते हैं और बच्चों और बुजुर्गों पर हमला करने की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली है। इन्होंने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है और इनका जो व्यवहार है वो बहुत ज्यादा आक्रामक है। तो इस वजह से वहां की गवर्नमेंट ने क्या करा है ताकि इनकी जो संख्या है वो और ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, एक चीज और बता दूं, अभी अगर केरल की बात करें तो केरल के सीएम कौन है? केरल के सीएम है आपके पिनारी विजयन और पिनारी विजयन जो है ये 2016 से केरल के सीएम बने हुए हैं। केरल की जो लैंग्वेज है, प्रमुख भाषा केरल की क्या है? मलयालम और इसे क्या कहा जाता है? गॉड्स ओन कंट्री भी कहते हैं किसको? केरल को, या गॉड्स ओन सिटी भी कहते हैं। केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल है आपकी तिरुवनंतपुरम और बहुत सुंदर जगह है तिरुवनंतपुरम। वहां का जो पद्मनाभेश्वर का मंदिर है ना, वो तो बहुत सुंदर है। तो कभी आपको मौका मिले केरल जाने का तो जरूर जाइएगा, बहुत सुंदर जगह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल जिसने हाल ही में 10 वर्ष पूरे किए हैं, किस वर्ष शुरू की गई? तो ये शुरू की गई आपकी कब? ऑप्शन दिए गए आपको 2014, 2015, 2016, 2017। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2015। तो भारत सरकार ने ये जो डिजिटल इंडिया पहल शुरू करी थी, ये करी थी 2015 में स्टार्ट और अभी चल रहा है आपका 2025। तो कितने साल हो गए आपके? 10 साल हो गए। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। और डिजिटल इंडिया लॉन्च हुई थी आपकी 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, तो डेट भी याद रखना, आजकल एग्जाम्स में डेट भी बहुत पूछी जा रही है। और इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो गवर्नेंस है और जो सर्विसेज है उनको डिजिटल बनाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन किसकी घोषणा के अनुरूप शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? रिसेंटली द क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन हैज बीन लॉन्च्ड इन अकॉर्डेंस विथ विच डिक्लेरेशन एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2023 की घोषणा, वैश्विक समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना, G20 ओसाक घोषणा, जलवायु परिवर्तन से निपटना, विलिंगडन घोषणा 2024, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक स्थिरता, पेरिस जलवायु समझौता, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, विलिंगडन घोषणा 2024, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक स्थिरता के लिए। देखो ये क्वाड क्या है? ये जो क्वाड है ये इसमें आपके 4 देश आते हैं। एक आता है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड का गठन किया गया था 2017 में और ये क्वाड जो है ये 2007 में सबसे पहले इसका जो आइडिया आया था वो आया था जापान के पीएम शिंजो आबे को। उनका ये विचार था कि क्वाड बनाया जाए, यानी कि भारत, जापान और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का एक संगठन टाइप का बनाया जाए। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, कि आपस में ये लोग क्या मिलकर करेंगे, वो जो एरिया आता है आपका इंडो पैसिफिक ओशन वाला, उसकी सुरक्षा भी करेंगे और आर्थिक यानी एक दूसरे को इकोनॉमिक रूप से बेनिफिट, एक दूसरे को इकोनॉमिक रूप से हेल्प भी करेंगे। उसके बाद ये विलिंगटन डिक्लेरेशन क्या है? विलिंगटन डिक्लेरेशन क्या है कि इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, सुरक्षा और स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता की शपथ ली है और इसके साथ साथ जो समुद्री डकैती होती है या अवैध रूप से लोग मछली पकड़ते हैं और जिस भी प्रकार के जो भी अगर उसके अलावा कोई और सुरक्षा खतरे, तो उन सारी चीजों से निपटना क्या है, इसका उद्देश्य है। ये मिशन क्या करेगा? जो आपस में जो क्षेत्रीय सहयोग है और साझा समुद्री हित, यानी कि आपस में जो सबके समुद्री हित है उनको मजबूत करेगा। मिलकर क्या करेंगे लोग, उस एरिया का फायदा उठाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया जिसका उद्देश्य हल्दी की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला जैसे उत्पादन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और निर्यात को विकसित करना है? ऑप्शन दिए गए आपको, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी,
तेलंगाना। देखो हल्दी क्या होती है, हल्दी एक भूमिगत तना है जिसका अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है क्रूकुमा लॉन्गा। तो जैसे आपका अदरक होता है ना, वो जमीन के नीचे उगता है और तना होता है। कभी आपने अदरक का पेड़ देखा हो या हल्दी का पेड़ देखा हो तो ऊपर आपको सिर्फ पत्ते पत्ते दिखेंगे, नीचे जो उसका तना होता है वो हल्दी के रूप में, यानी कि हल्दी की गांठों के रूप में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। अगर आप लोगों ने हल्दी की गांठें नहीं देखी तो आपने अदरक जरूर देखा होगा, उसी का जैसा दिखता है हल्दी भी। भारत में इसकी 30 से भी अधिक किस्में पाई जाती है और सबसे ज्यादा उत्पादन हल्दी का होता है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। ठीक है, और मुख्य निर्यातक देश कौन से हैं? बांग्लादेश, यूएई, अमेरिका, मलेशिया, यहाँ को क्या करता है, निर्यात करता है। और 2030 तक गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि वो हल्दी निर्यात को $1 बिलियन तक पहुंचाना चाहती है। देखो जीआई टैग वाली भी हल्दी है, यानी कि ऐसी कुछ जगहें हैं जहां की हल्दी को जीआई टैग मिला है, जैसे कि मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को, ओडिशा की कंधमाल हल्दी को, तमिलनाडु की इरोड हल्दी को। और हल्दी तो आपको पता ही है हर चीज में काम आती है, फिर चाहे वो आपके बाहर के अगर कोई घाव हो जाए उसको भरने के लिए, या आपके इंटरनल बॉडी में कोई घाव है तो उसको भरने का काम भी करती है, बॉडी से स्वेलिंग आपको क्या करती है, दूर करती है। तो हल्दी के फायदे ही फायदे। अब ये जो हल्दी बोर्ड बनाया जा रहा है, ये हल्दी बोर्ड बना के फायदा क्या हो? देखो हल्दी जब आपका बोर्ड बन गया तो सारी प्रोसेस, जो भी इसकी आपकी पैकेजिंग होती है, ब्रांडिंग होती है, इसको बेचा जाता है, वो सारी की सारी चीजें चैनलाइज हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि जो किसान है उनकी आय में वृद्धि होगी और भारत को वैश्विक हल्दी बाजार में एक पहचान मिलेगी, क्योंकि सब चीजें क्या होंगी, एक चैनलाइज तरीके से होंगी, एक मेंटेन वे में होगी, नियंत्रित वे में होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ई सेकबार ऐप का उपयोग करके नगरपालिका चुनावों में मोबाइल फोन आधारित ई वोटिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? Which state has recently become the first in India to conduct mobile-based e-voting in municipal election using the e-Sekbar app? तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा राज्य जिसने अभी अपने नगरपालिका चुनाव में मोबाइल से ई वोटिंग करी है। ऑप्शन देगा आपको केरल, बिहार, तेलंगाना, गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है, तो बिहार में जो अभी अभी आपके नगरपालिका के चुनाव हुए थे वहां पे ई वोटिंग करी गई है, किसके जरिए, फोन के जरिए। अब देखो ई सेकबार क्या है, ई सेकबार एक ऐप है जिसे सीडेक यानी कि जो आपकी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है उसके द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लोगों को घर से मोबाइल से ई वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? तो इसका उद्देश्य है कि जो भी आपके वरिष्ठ नागरिक यानी कि जो चलकर वोटिंग केंद्रों तक नहीं आ सकते, या कोई प्रेग्नेंट लेडीज है या कोई विकलांग व्यक्ति है, तो उनके लिए भी वोट देना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जो आपकी डेमोक्रेसी है उसमें डिजिटल भागीदारी बढ़ेगी, ये भी चीजें डिजिटल हो जाएंगी। और ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है भारत में अपनी तरह का। ठीक है, अब देखो, अब मोबाइल से अगर आप वोटिंग करो तो बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि इसको क्या किया जा सकता है, आप तो कहोगे कि मोबाइल से तो कोई भी किसी को भी वोट दे देगा, तो इसमें कई सारी तकनीकी का यूज किया गया है ताकि किसी भी प्रकार को कोई फ्रॉड ना हो। तो जैसे कि ब्लॉकचेन तकनीक हो गई, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन हो गया कि आपके फेस की क्या होगी, आपके चेहरे को स्कैन करेगा, पहचानेगा कि हाँ आप ही वोट दे रहे हो। बायोमेट्रिक स्कैनिंग होगी, यानी उंगली के निशान या आंख की पुतली से जो पहचान करेगा। उसके बाद मतदाता पहचान पत्र सत्यापन होगा। मोबाइल नंबर सीमा, केवल एक मोबाइल नंबर से केवल 2 ही मतदाता जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से ब्लॉकचेन तकनीक क्या होती है, एक प्रकार का डिजिटल रजिस्टर होता है। ठीक है, जैसे रजिस्टर आपके पास नॉर्मल होता है ना, उसी प्रकार का एक डिजिटल रजिस्टर है। इसमें हर प्रकार की जानकारी सुरक्षित रहती है और इसे आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हूल दिवस 30 जून को मनाया गया के अवसर पर प्रधानमंत्री ने किन जनजातीय नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अभी संथाल विद्रोह की जयंती बनाई गई थी जिसे हम हूल दिवस के रूप में जानते हैं, 30 जून को। तो इसमें किन नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था? तो ऑप्शन दिए गए आपको बिरसा मुंडा और तिलका मांझी, सिंधो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानू, रानी गोडनल्यू और लोपाराम बागटी, अल्लूरी सीताराम राजू या कोमाराम भीम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। तो ये जो संथाल विद्रोह हुआ था ना, ये पहला जनजातीय विद्रोह था और ये हुआ था आपका 1855 में। और ये हुआ क्यों था, देखो संथाल विद्रोह हुआ था जो उस समय का कॉलोनियल आपका शासन चल रहा था, यानी जो ब्रिटिशर्स का जो शासन था और जो जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था उसके शोषण के खिलाफ इन लोगों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। और इसके नेता तो मैंने आपको बताई। तो संथाल हूल एक जनजातीय विद्रोह है, इसे हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। मैंने बता दिया 1885 में हुआ था। ये पहला संगठित जनजातीय आंदोलन था आपका, और ये 1857 से भी ऑब्वियसली पहले ही है, 2-3 साल। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिंधु और कान्हू मुर्मू ने किया था।
और हाँ, मुर्मू से देखिए एक चीज याद है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी आपकी संथाल ट्राइब से ही आती है, ठीक है। और इसमें 32 जनजातियों और समुदायों ने मिलकर हिस्सा लिया था। 1835 की दामिन एक कोह योजना के तहत संथालों को क्या किया गया, बंगाल में फिर लाकर बसाया गया। ब्रिटिश साहूकार और जमींदार थे, वो क्या करते थे, शोषण करते थे, इनकी जमीनें छीनने का काम करते थे, बदवा मजदूरी कराते थे। तो उसी के खिलाफ इन लोगों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। अब देखो, इसके अलावा ये भी कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको उसकी पीडीएफ मिल जाए, यानी कि जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ वीकली करंट अफेयर के, तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब वहां पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको सारी जो भी करंट अफेयर्स होती है उसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा खराई ऊंट किस विशिष्टता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया, ये दुनिया की सबसे ऊंची ऊंट प्रजाति है, ये खारे पानी में भी तैर सकता है और मैंग्रोव वनों में चर सकता है, ये मुख्य रूप से मध्य एशिया के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, इसका उपयोग पारंपरिक ऊंट दौड़ में विशेष रूप से किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कि ये जो खराई ऊंट है, देखो नाम से ही पता चल रहा है खराई खारा, तो ये खारे पानी में भी तैर सकता है और मैंग्रोव जो वन होते हैं ना उनमें चर सकता है। यानी कि मैंग्रोव जो प्रजातियां होती है खारे पानी में, जो भी आपकी वेजिटेशन होती है, जो भी वहां पत्तियां उगती है, घास पास पेड़ पौधे जो भी उगते हैं, सबको खा सकता है, डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। ये जो आपका खराई ऊंट है ना, ये देखो ये पानी में तैरा है ना, ये है आपकी खराई ऊंट। खराई ऊंट आपकी एक संकटग्रस्त प्रजाति यानी कि कम होती जा रही है, और ये एंडेंजर्ड, इंग्लिश में कहें संकटग्रस्त को क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड बोलते हैं। और ये आपकी कहाँ पाई जाती है, कच्छ क्षेत्र। कच्छ आपका कहाँ है, गुजरात में है। और इसके पैरों में तैरने के लिए ना एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है, जिस कारण ये तैर सकता। अब क्या हो रहा है कि जो वहां पे नमक के खेत हैं या सीमेंट कारखाने हैं और जो और प्रकार की जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही है, उसकी वजह से जो मैंग्रोव वन है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके क्षरण हो रहा है। अब ये डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए मैंग्रोव वनों पे, तो ये भी क्या होंगे, धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, ये चर्चा का विषय आजकल बना हुआ है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के पत्तों में अर्क में पाए जाने वाले प्राकृतिक एंथोसाइनिन का उपयोग पर्यावरण अनुकूलन ऑप्टिकल लिमिटर के रूप में करने की संभावना जताई है? ऑप्शन दिए गए आपको, साल, सागौन, शीशम या देवदार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सागौन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देखो जो सागौन है, इसकी बॉटेनिकल नेम की बात करें या साइंटिफिक नेम कहें तो वो है टेक्टोना ग्रैंडिस। तो इसके पत्तों के अर्क, इसके पत्तों के रस में क्या होता है, एक प्रकार का एंथोसाइनिन पाया जाता है, जो कि प्राकृतिक रूप से क्या है, नॉन लीनियर ऑप्टिकल, उसमें गुण पाया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जा सकता है, ऑप्टिकल लिमिटर बनाने में, लेजर सुरक्षित चश्मे बनाने के लिए, ऑप्टिकल शील्ड के रूप में यूज किया जा सकता है, लेजर प्रतिरोधी कोटिंग्स जो होती है उसमें इसका यूज किया जा सकता है। सागौन को देखो किंग ऑफ टिम्बर भी कहते हैं, जो भी आपका फर्नीचर वगैरह बनता है वो सागौन का सबसे अच्छा बनता है बोलते हैं। और ये क्यों बनता है, क्योंकि ये जल हो गया यानी कि पानी और जो कीड़े होते हैं उन सबसे रेजिस्टेंस करता है। और इसका उपयोग जहाज निर्माण, प्रीमियम जो फर्नीचर होता है वो भी सागौन का बनता है, नक्काशी, वाद्य यंत्र वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा सागौन आपको देखने को मिलेगा। और विश्व के 35% सागौन क्या होते हैं, भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल 1975-77 के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में किन दो शब्दों को जोड़ा गया था? ऑप्शन दिए गए आपको, लोकतंत्र और गणराज्य, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, न्याय और समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। तो देखो ये चर्चा में अभी इसीलिए आ गया क्योंकि अभी 1975 में आपका क्या था, इमरजेंसी लगी थी, और अभी 2025 में इसको 50 साल पूरे हुए हैं इमरजेंसी लगने के। तो इसीलिए, और इमरजेंसी के बाद ही, इमरजेंसी के टाइम पर ही क्या हुआ था, ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें आपकी प्रस्तावना में ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता। तो यहाँ पे जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता वाले जो वर्ड हैं, इसकी आलोचना कुछ लोग करते हैं कि एक तो आलोचकों का यह मानना है कि भारत की जो पारंपरिक धर्मनिरपेक्ष और बहुलोकवादी लोकाचार है वो क्या है, पहले से ही संविधान में निहित था, तो इसे दोबारा जोड़ने की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, या इस प्रकार की है तो क्या ये शब्द संविधान की मूल भावना का हिस्सा है, क्या इन्हें हटाया जाना चाहिए, तो इस प्रकार की बहस इसमें चली हुई है। तो इसलिए यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको ये बताना है। सबको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आंसर करिए।
ये योजना केंद्रीय बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ के युवा रोजगार पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित की गई थी। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख करोड़ का बजटीय प्रावधान है। ये योजना अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू की जाएगी। ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपके, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आपकी योजना है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, ये अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है गवर्नमेंट द्वारा 2025 में, और इस योजना का जो बजट है वो कितना है, 1 लाख, लगभग 1 लाख करोड़ का बजट है। और ये योजना आपकी लागू करी जाएगी अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक। और ये जो आपकी योजना है, इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि सरकार देश में क्या करना चाहती है, नए नए रोजगार पैदा हो उसके लिए प्रयास कर रही है। और सरकार उन कंपनियों को पैसा देगी या मोटिवेट करेगी, पैसे देकर मोटिवेट करेगी जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करेंगे, नौकरी देंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अभी अभी गवर्नमेंट ने क्या करा है, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 लागू करी है, मतलब अपना लिया है उसे। ऑप्शन ए दिया गया है आपको, वही सेम क्वेश्चन है, आपको ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ये नीति राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेंगी। इस नीति का एक प्रमुख लक्ष्य भारत को 2036 ओलंपिक के लिए तैयार करना है। ये नीति केवल क्रिकेट और फुटबॉल के विकास पर केंद्रित है। खेल, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र की भागीदारी इस नीति के प्रमुख घटक है। तो इसमें से आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो? देखो, पहला बिल्कुल ठीक है। ये जो आपकी खेल नीति 2025 है, ये किसका स्थान लेने वाली है? 2001 की जो खेल नीति थी, यानी कि बहुत पुरानी 24 साल पहले वाली खेल नीति, उसका स्थान लेगी। और इस नीति का मेन लक्ष्य क्या है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा उसमें भारत को एक मजबूत दावेदार के रूप में दिखाना। अब ये नीति केवल क्रिकेट और फुटबॉल के विकास पर केंद्रित होगी, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो ये सभी खेलों के विकास पर केंद्रित होगी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को ये नहीं टारगेट करने वाली है। किसको टारगेट करने वाली है? सारे खेल को टारगेट करेगी। और इसका चौथा वाला भी सही है, खेल, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र में क्या होगा, इस निजी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना इस नीति के प्रमुख घटक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और आपका फोर्थ सही है। तो सही हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना की यात्रा पर गए थे, तो उन्हें वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो सम्मान का नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए, द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ घाना, द ग्रेट ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ वोल्टा, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, द ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ घाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो, 30 सालों में भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने घाना की आधिकारिक यात्रा करी, आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल विजिट किया है वहां। अब घाना के बारे में बात कर ले तो घाना, ये आपको अफ्रीका का मैप है और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे घाना स्थित है। घाना की जो राजधानी है वो है अकरा और इसके जो पड़ोसी देश है वो है आपके कोट डी आइवरा, बुर्किना फासो, टोगो। 1957 में ये स्वतंत्र हुआ था और सहारा के दक्षिण का पहला अश्वेत अफ्रीकी देश है। इसका पुराना नाम क्या नहीं, पहले इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यहाँ बहुत सारे सोने के भंडार है। यहाँ की जो प्रमुख निर्यातिक फसल है वो है कोको और यहाँ कुछ प्रमुख पर्वत है जैसे कि आपका माउंट अफादजातो, ज़ेबेबो, टेरोंगोबानी और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वोल्टा भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया है? ऑप्शन देंगे आपको, 100वां संविधान संशोधन, 101वां अमेंडमेंट, 102, 103। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जीएसटी लागू किया गया था आपके 101वें संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। देखो, जीएसटी आपका लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 1 जुलाई 2017 से। इससे पहले वैट वगैरह हुआ करता था। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि एक नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट बनाना। और जीएसटी जो काउंसिल है, इस काउंसिल का गठन हुआ था आर्टिकल 279A के तहत और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे। जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्टर आपकी कौन है? निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण क्या होंगे? जीएसटी काउंसिल जो है उसके अध्यक्ष होंगे। जीएसटी के आपके 4 घटक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। इसी जीएसटी आपकी मुख्य दरें होती है जैसे कि 0% जीएसटी, 5%, 12%, 18%, 28%। इस प्रकार आपका जीएसटी लगता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत अनुसंधान विकास और नवाचार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली अप्रूव्ड रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए दिया गया आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, ऑप्शन बी दिया गया रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सी है आपका निजी क्षेत्र की को बुनियादी अनुसंधान में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी आपका अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, निजी क्षेत्र को बुनियादी अनुसंधान में निवेश हेतु प्रोत्साहित कर। तो इसकी जो घोषणा करी गई है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जून 2025 में इसकी घोषणा की गई। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का फंड रखा हुआ है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि देश में रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन, इन तीनों को क्या करना, बढ़ावा देना। देखो डेवलपमेंट तभी होगा, जो हमारा सपना है मेक इन इंडिया का, वो मेक इन इंडिया का सपना हमारा तभी सार्थक होगा जब हम क्या करें, रिसर्च करें और रिसर्च में डेवलपमेंट करें, इनोवेशन करें, तभी हम क्या होंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, तभी मेक इन इंडिया भी बनेगा। तो ये निजी क्षेत्रों में जो भी आपके बेसिक रिसर्च है उसमें निवेश करने के लिए उनको प्रेरित करना, नवीनतम उत्पाद बनाना। देखो जब रिसर्च होगा, इनोवेशन होगा, तभी आपके क्या आएंगे, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहरी सहकारी बैंक को धोखाधड़ी से प्रभावित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को अपने में मिलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी दे दी गई है? तो ऑप्शन ए है शमराव विठल सहकारी बैंक, सरस्वत सहकारी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक और जन कल्याण सहकारी बैंक। देखो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा बैंक है इनमें से जिससे ये परमिशन मिल गई है कि वो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को खुद में मिला सकता है, खुद में विलय कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वत सहकारी बैंक। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो आपका न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है ना, इसमें अभी कुछ टाइम पहले ही धोखाधड़ी और इस प्रकार के केसेस देखने को मिले हैं और ये छोटा बैंक है, और जो सरस्वत सहकारी बैंक है बड़ा बैंक है। तो अब ये क्या कर रहा है, इसको इस बैंक में मिला दिया जा रहा है ताकि इस प्रकार के जो केसेस हैं वो दोबारा से ना हो। अब देखो जो आपका सरस्वत सहकारी बैंक है, ये इसका मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय भी आपका क्या है, महाराष्ट्र में ही है। सरस्वत सहकारी बैंक की स्थापना हुई थी 1918 में। देखो जो भी बैंक का एग्जाम देने वाले ना, उनके लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत का सबसे बड़ा सहकारी बैंक भी आपका सरस्वत सहकारी बैंक। अगला क्वेश्चन है, CITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है, किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन देंगे आपको 1973, 1975, 1963 और 1985। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1975। अब देखो CITES क्या है, वॉशिंगटन कन्वेंशन के जिसके बारे में हम वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जिसे हम जानते हैं, क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अति संवेदनशील वन्यजीव प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करता है। यानी कि ऐसी वन्यजीव प्रजातियां जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा, उनका व्यापार ना हो किसी भी प्रकार से, उसको नियंत्रित करता है। और इसका प्रस्ताव दिया गया था 1963 में IUCN द्वारा, और इस पर हस्ताक्षर किए गए 3 मार्च 1973 को, और इसे लागू किया गया 1 जुलाई 1975 को। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और भारत ने CITES को कब अपनाया था? 1976 में अपनाया था। और भारत में जो बाघ हो गए, हाथी, गैंडे की बहुत सारी प्रजातियां, वो सारी की सारी CITES के अंदर क्या है, संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार द्वारा करियाचल्ली द्वीप के संरक्षण के लिए किस परियोजना के तहत कार्य किया जा रहा है? ऑप्शन ए दिया गया आपको तंसोर, सागर मेला, ब्लू इकोनॉमी मिशन, कोस्टल ब्लू फ्लैग इनिशिएटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका तंसौर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो तंसौर के फुल फॉर्म क्या है, तमिलनाडु से रिलेटेड है तो टी का मतलब हो जाएगा आपका तमिलनाडु, TN यानी कि तमिलनाडु सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ ओशन रिसोर्सेस। तो ये परियोजना समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और संरक्षण के लिए चलाई जा रही है। करियाचल्ली जो द्वीप है वो इसी का हिस्सा है। करियाचल्ली द्वीप आपका ये गल्फ ऑफ मन्नार आपको दिख रहा है ना, इसी का एक हिस्सा है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ मन्नार। और करियाचल्ली द्वीप जो है ये जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, लेकिन अब इसका 1969 से अभी तक इसका 70% का जो क्षेत्रफल है, 70% जो एरिया वो समाप्त हो चुका है। और अगर अभी भी इस एरिया का संरक्षण नहीं किया गया तो 2036 तक ये पूरा का पूरा क्या होगा, पानी में, समुद्र में डूब जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका संरक्षण करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो आपकी प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके संरक्षण का कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्गेविटी इंडिया कार्यक्रम के तहत किस संस्थान ने भारत बायोमार्क्स ऑफ हेल्थी एजिंग, रेजिलेंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन अध्ययन की शुरुआत करी है?
ऑप्शन ए दिया गया आपको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑप्शन बी दिया गया भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन सी दिया गया भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ऑप्शन डी गया राष्ट्रीय पोषण संस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका IISC, भारतीय विज्ञान संस्थान। और भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है आपका, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि IISC कहाँ है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना तो आपको आता ही होगा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। अब देखो ये भारत स्टडी क्या है, तो भारत की फुल फॉर्म तो आपको यहीं पे लिखी गई है, बायोमार्कर्स ऑफ हेल्थी एजिंग, रेजिलेंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन। तो कुछ तो ये एजिंग से रिलेटेड है। तो ये जो आपकी भारत स्टडी है ये रिलेटेड है भारतीयों में स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए जैव सूचकों की पहचान करना, कि कैसे बुढ़ापे में भी क्या हो, एक हेल्दी एजिंग हो। मतलब ऐसा ना हो कि उम्र जैसे ही बढ़ रही है बिल्कुल ही इंसान ढीला ढाला पड़ गया, उसकी हड्डियों में दर्द, बैक में दर्द, हर जगह दर्द दर्द हो रहा है। तो कैसे एक हेल्दी एजिंग करी जाए, उसके लिए बायोमार्कर्स की पहचान करना क्या है, इसका काम है। इसका मतलब इसका लक्ष्य है, ये अध्ययन इसीलिए कर रहे हैं। इसका लक्ष्य क्या है कि उम्र बढ़ने के प्रभावों, लचीलापन और जीवन संक्रमण को समझना। लॉन्गविटी इंडिया कार्यक्रम क्या है, इसका उद्देश्य है कि दीर्घायु और स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए वैज्ञानिक शोध और नीति निर्माण को बढ़ावा देना, कि किस प्रकार से लोग क्या हो, ज्यादा से ज्यादा जिए और अपनी ओल्ड एज में भी वो लोग क्या रहे, स्वस्थ रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रमुख अमेरिकी और ब्रिटिश प्रकाशकों ने अपनी सामग्री की सुरक्षा के लिए किस तकनीकी उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। ऑप्शन ए है ब्लॉकचेन तकनीक, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब क्रॉलर, ऑप्शन सी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, ऑप्शन डी क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो इसका आपको मुझे सही आंसर करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब क्रॉलर। तो ठीक है, तो ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब क्रॉलर है, इस पे बहुत सारे ऐसे प्रकाशक हैं जो कि अमेरिका और ब्रिटिश के हैं, उन्होंने क्या करा है कि इस तकनीकी या इस उपकरण पर प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिया। अब वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों को डर है कि जो AI है वो क्या करेगा, उनकी चीजों को कॉपी पेस्ट कर लेगा, उनके जो भी कंटेंट है, आर्टिकल है, वो उसका यूज वो खुद कर लेगा, और इससे क्या होगा, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एक तो कॉपीराइट का उल्लंघन भी होगा, राजस्व रेवेन्यू के रूप में भी उन्हें बहुत ज्यादा क्या होगा, नुकसान होगा। इसीलिए उन्होंने क्या करा, इस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। देखो AI आप देख रहे हो जिसकी ChatGPT होगी और भी बहुत सारी चीजें हैं। AI जो आपकी टेक्निक बहुत ज्यादा विकसित हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि वो अच्छा भी है बुरा भी है। अब डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति उसे यूज कर रहा है, उसे यूज करने वाला व्यक्ति कैसा है, उस पर डिपेंड करेंगी आगे आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, ठीक है। AI वेब क्रॉलर क्या है, ये एक AI मॉडल है, जैसे कि आपका ChatGPT हो गया, जेमिनी हो गया, क्लाउडे हो गया। इनको प्रशिक्षित करने के लिए इंटरनेट की सामग्री को ये स्क्रैप करते हैं, और इससे क्या होगा, इन पर रोक लगा दिया गया है, तो प्रकाशक का जो भी अपना डेटा है और उसकी जो भी बौद्धिक संपदा है वो उसकी सुरक्षा कर सकते। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने न्याय संगत और सतत खदान बंदी के लिए समावेशी सामुदायिक भागीदारी पर आधारित रिक्लेम फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। Recently, which ministry has launched the Reclaim Framework of Inclusive, Community-Driven, Just and Sustainable Mine Closure? ऑप्शन दिए गए आपको, इस्पात मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो देखो खदान आपकी कहाँ होगी, कोयला की खदान होती है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, कोयला मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कोल। देखो रिक्लेम का पूरा नाम क्या है, रिक्लेम है आपका रिस्पॉन्सिबल एनवायरमेंटल क्लोजर, लैंड रिक्लेमिनेशन एंड माइन क्लोजर। तो इसमें क्या है, जो भी आपकी खानें बंद हो चुकी है उस जमीन को फिर से उपयोग करने के लिए योग्य बनाना, पर्यावरण की मरम्मत करना, यानी कि जितना नुकसान पर्यावरण को किया गया है उसको दोबारा से उसे ठीक करना, और जो भी वहां के लोकल लोग हैं जो अभी तक खानों पर डिपेंड थे उनके लिए नए रोजगार के मौकों को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आएगी, जो भी वहां की जो भी आपका लोकल समुदाय है उनका विकास होगा, उनकी जो जीविकोपार्जन यानी कि जहां से पैसे कमाते थे उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी है। इसका उद्देश्य किस क्षेत्र में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिस नाम से रिपोर्ट है उसी को उन्होंने क्या करना होगा, ग्लोबल पावर हाउस बनाना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रसायन उद्योग। ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि रसायन नीति आयोग ने किस नाम से एक रिपोर्ट जारी करी जिसका संबंध रसायन उद्योग से। तो आपको ये नाम भी याद रखना है इस रिपोर्ट का, रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना इस रिपोर्ट का नाम है। अब ये जो आपकी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का लक्ष्य क्या है,
इस रिपोर्ट का लक्ष्य है कि भारत को रसायन उत्पादन में दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में उभारना। ठीक है, जो आपका रसायन उद्योग है वो भारत की जीडीपी में लगभग 7% का योगदान देता है और भारत रसायन उत्पादन में दुनिया में 6ठे नंबर पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस ऐतिहासिक मंदिर के प्रबंधन पर केवल बौद्ध समुदाय के नियंत्रण की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया है? ऑप्शन ए महाबोधि मंदिर बोधगया, सोमनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर पुरी, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए महाबोधि मंदिर बोधगया। तो जो ये महाबोधि मंदिर बोधगया है, तो इस पे बौद्ध समुदाय ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर करी थी कि आप क्या करो, जो आपका पुराना एक्ट है बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 है, उस एक्ट को खारिज करके केवल बौद्ध समुदाय को ही महाबोधि मंदिर का पूरा कंट्रोल दे दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इसको निरस्त कर दिया है, ये बात नहीं मानी गई उनकी। महाबोधि मंदिर आपके बिहार के बोधगया में स्थित है। यहाँ गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल। अभी जो वर्तमान में इसकी समिति है, इस समिति में 4 हिंदू हैं और 4 बौद्ध सदस्य होते थे, यानी कि हिंदू और बौद्ध दोनों को मिलाकर एक संयुक्त समिति बनाई गई थी। और इन्होंने जो मांग करी थी वो आर्टिकल 32 के तहत की गई थी। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 आपके संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्रदान करता है। कौन? आर्टिकल 32। अगर ये आर्टिकल हटा दिया जाए ना तो फिर हमें जितने भी मौलिक अधिकार मिले उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों की वैल्यू तभी है जब हम उसके खिलाफ, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो आर्टिकल 32 ही हमें वो संरक्षण देता है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। ठीक है, इसको ध्यान रखना, आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को सुपर यूनाइटेड रैपिड और ब्रिट्स टूर्नामेंट के रैपिड वर्ग में हराया? ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, अरविंद चिदम्बरम और डी अधिमान भास्करम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डी गुकेश। तो डी गुकेश ने अभी जो नॉर्वे चैंपियनशिप हुई थी ना, वहां भी मैग्नस कार्लसन को हराया था, लेकिन जो पूरा चैंपियनशिप है उसमें हालांकि फर्स्ट नंबर पे मैग्नस कार्लसन रहते, लेकिन एक मैच में जो डी कुकेश है उन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था। और मैग्नस कार्लसन का बार बार यही कहना था कि डी कुकेश अभी इतने ज्यादा मैच्योर प्लेयर नहीं है, इतना अच्छा नहीं खेलते, लेकिन फिर क्या हुआ, दोबारा हार गए। तो इसमें मैग्नस कार्लसन का एक स्टेटमेंट भी आया है कि अब उनकी शतरंज खेलने की इच्छा नहीं रही है। तो काफी ज्यादा ये थोड़ा सा वो भी चलिए कंट्रोवर्सी टाइप की हो ही गई है। ठीक है, तो डी गुकेश ने जीता है, इसको ध्यान रखना। डी गुकेश का पूरा नाम क्या है? गुकेश डुम्मा राजू। अगला क्वेश्चन है, रेलवे से जुड़ी वन स्टॉप सेवाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने रेल वन एप्लीकेशन लॉन्च करी है? तो रेल वन एप्लीकेशन किसने लॉन्च करी है? ऑब्वियसली कौन लॉन्च करेगा? रेलवे मंत्रालय लॉन्च करेगा। तो आप ये ध्यान रखना कि रेलवे मंत्रालय ने कौन सी ऐप लॉन्च करी है? रेल वन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब देखो, ये रेल वन जो है, इस रेल वन में आपको सारी की सारी सेवाएं एक ही जगह मिलने वाली, जिसकी टिकट बुकिंग हो गई, ट्रेन की स्थिति हो गई, प्लेटफॉर्म नंबर, खान पान, होटल बुकिंग, कैब सर्विस, टूर पैकेज वगैरह सब कुछ आपको कहाँ मिल जाएगा? इस एक एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है दीपिका पादुकोण को। तो ऑप्शन सी आपका क्या है? करेक्ट है। देखो, ये हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्या है? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम लॉस एंजलिस में एक जगह है और यहाँ पर जो भी आपकी मनोरंजन जगत, यानी कि जो भी आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहां की बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम अंकित करे जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो दीपिका पादुकोण का नाम भी वहां पे क्या लिखा जाना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संवैधानिक संस्था में पहली बार अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षण नीति लागू की गई है, जिससे इन वर्गों के उम्मीदवार को सीधी भर्ती और पदोन्नति में लाभ मिलेगा? ऑप्शन ए भारतीय संसद, सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एससी और एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। तो इससे जब उनकी सीधी भर्ती होगी तो भी इस कैंडिडेट को फायदा होगा और एससी एसटी कैंडिडेट को तब भी फायदा होगा जब प्रमोशन वगैरह होंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने इस वीक के सारे करंट अफेयर मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बोधी नेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बताएं और मैं आपको बता देती हूँ मैं किस किस पे वीडियो बना सकती हूँ। मैं हिस्ट्री पे बना सकती हूँ और आपके लिए उत्तराखंड की जो जीएस है
उस पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो आप टॉपिक सजेस्ट करिए, मैं उस पर वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।